हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम चर्चा करेंगे यूजीसी नेट के यूनिट 3 जो साहित्य शास्त्र है उसके भारतीय काव्य शास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को जो बार बार रिपीट होते देखा गया है। तो हम आज उन्हीं कुछ क्वेश्चंस को चर्चा करेंगे ताकि हमारा रिवीजन भी हो जाए और वो क्वेश्चन भी हमारे सामने आ जाए। तो चलिए देखते हैं एक एक करके। तो देखिए, भारतीय काव्य शास्त्र और उसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन अगर हम देखें तो शब्दार्थ सहित काव्यम की संज्ञा किसने दी थी? तो आचार्य भामनी दी थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, शब्द और अर्थ संगम सहित भरे चमत्कृत भाय जग अद्भुत में अद्भुत दही सुखदा काव्य बनाए। इस पंक्ति की जो रचयिता है वो आपके ग्वाल कवि हैं। उसके बाद आगे देखें तो प्रतिभा के दो भेद सहजा और उत्पादय किसने किए? रुद्रत ने, आचार्य रुद्रत ने। उसके बाद प्रतिभा को काव्य निर्माण का एकमात्र हेतु प्रतिभा को काव्य निर्माण का एकमात्र हेतु मानने का कारण किस आचार्य के प्रतिभावादी कहा जाता है? तो वो आपके पंडित राज जगन्नाथ जी थे। यानी इस क्वेश्चन को आपको इस तरीके से भी दे सकते हैं कि एकमात्र काव्य हेतु मानने वाले कौन से आचार्य थे? तो वो थे आपके पंडित राज जगन्नाथ। या फिर ये क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि किसने सिर्फ प्रतिभा को काव्य हेतु में सर्वश्रेष्ठ माना? तो आपके पंडित राज जगन्नाथ जी। उसके बाद आगे बढ़े तो प्रतिभा के दो भेद कार्यत्री और भावयत्री किस आचार्य ने स्वीकार किया? तो वो थे आपके राजशेखर ने। उसके बाद आगे बढ़े तो भावयत्री प्रतिभा किसमें होती है? तो सहृदय में यानी पाठक में। उसके बाद भारतीय काव्य शास्त्र में भावक से अभिप्राय क्या है? भारतीय काव्य शास्त्र में भावक से अभिप्राय क्या है? तो सहृदय या आलोचक से। उसके बाद शरीर तावदिस्थार्थ व्यवच्छिन्नात् पदावली कथन किसका है? ये है आपके दंडी का। उसके बाद रीति सिद्धांत की उपलब्धि क्या है? तो वो है शैली तत्वों को महत्व देना, शैली तत्वों को महत्व देना। वामन के अनुसार गुण और रीति का संबंध है। वामन के अनुसार गुण और रीति का संबंध अभेद है, कोई संबंध नहीं है। उसके बाद आचार्य कुंतक के अनुसार वक्रोक्ति के कितने भेद हैं? तो 6 भेद हैं। 6 भेद हैं। आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति के 6 भेद किए थे। उसके बाद वक्रोक्ति सिद्धांत की महत्वपूर्ण उपलब्धि कलावाद की प्रतिष्ठा है। कलावाद की प्रतिष्ठा है। उसके बाद आगे बढ़े तो कवि कर्म काव्यम, कवि का कर्म ही काव्य है। ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति आपकी कुंतक की है। उसके बाद आगे बढ़े तो औचित्य विचार चर्चा, औचित्य विचार चर्चा ग्रंथ किस आचार्य का है? तो औचित्य यानी क्षेमेंद्र का है, जो कि हमें पता है कि औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक जो हैं वो आपके क्षेमेंद्र हैं। उसके बाद क्षेमेंद्र के अनुसार औचित्य के प्रधान भेद हैं 27। उसके बाद क्षेमेंद्र क्षेमेंद्र ने रस का प्राण किसे माना? तो औचित्य को। क्षेमेंद्र ने औचित्य का क्षेमेंद्र ने रस का प्राण किसे माना? तो औचित्य को। उसके बाद ध्वन्यालोक की टीका, ध्वन्यालोक लोचन किसने लिखा? तो आचार्य अभिनव गुप्त ने। ध्वन्यालोक की टीका ध्वन्यालोक लोचन नाम से अभिनव गुप्त जी ने लिखा। तो ध्वनि सिद्धांत का प्रादुर्भाव व्याकरण की स्फोट सिद्धांत से हुआ। उसके बाद आगे बढ़े तो व्याकरण ने वाक यानी वाणी कितने प्रकार के माने गए हैं? 4, परा, पश्यंती, मध्यम और वैखरी। उसके बाद आगे बढ़े तो आनंदवर्धन का समय था आपका 9वीं सदी के मध्य। आनंदवर्धन का समय 9वीं सदी के मध्य में माना जाता है। आनंदवर्धन ने व्यंग्यार्थ के तारतम्य के आधार पर काव्य के कितने भेद किए? 3, ध्वनि, गुणीभूत व्यंग और चित्र काव्य। आनंदवर्धन ने व्यंग्यार्थ के तारतम्य के आधार पर काव्य के 3 भेद किए, ध्वनि काव्य, गुणीभूत व्यंग्य काव्य और चित्र काव्य। उसके बाद आनंदवर्धन ने ध्वनि के कितने प्रकार माने हैं? आनंदवर्धन ने ध्वनि के कितने प्रकार माने हैं? तो 3, वस्तु ध्वनि, अलंकार ध्वनि और रस ध्वनि। वस्तु ध्वनि, अलंकार ध्वनि और रस ध्वनि। उसके बाद आनंदवर्धन के अनुसार रीति के 4 नियामक है, वक्तृचित्र, वाक्यचित्र, विषयचित्र और रसोचित्र। उसके बाद अभिनव गुप्त ने ध्वनि के कितने भेद माने हैं? अभिनव गुप्त ने ध्वनि के कितने भेद माने? तो 35। मोहम्मद ने ध्वनि के शुद्ध भेदों की संख्या स्वीकार की है, तो 51। उसके बाद पंडित राज जगन्नाथ काव्य के कितने भेद किए हैं? तो वो 4, उत्तम, 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 मध्यम और अधम। पंडित राज जगन्नाथ ने काव्य के कितने भेद किए हैं? तो 4। उसके बाद आचार्य ने
आचार्य ने व्यंग्यार्थ की प्रधानता, गौणता एवं अभाव के आधार पर काव्य के कितने भेद किए? तो 3, उत्तम, मध्यम और अधम। उसके बाद आधुनिक काल के प्रारंभिक समय से सेठ कन्हैयालाल पोद्दार ने काव्य कल्पद्रुम नामक ग्रंथ की रचना की, जो आगे चलकर रस मंजरी और अलंकार मंजरी के रूप में प्रकाशित हुई। उसके बाद हृदय दर्पण नामक ग्रंथ की रचना किसने की? तो भट्टनायक ने। उसके बाद हिंदी वक्रोक्ति जीवितम की भूमिका किसने लिखी? तो आचार्य नागेंद्र ने। उसके बाद डॉक्टर नागेंद्र ने। उसके बाद रस निरूपण के प्रथम व्याख्याता और रस निरूपण के प्रथम ग्रंथ किसे माना जाता है? तो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र को। उसके बाद भरत ने 8 स्थायी भाव, 8 सात्विक तत्व, 33 संचारी भाव का उल्लेख किया है। उसके बाद किस आचार्य ने रीति को काव्य की आत्मा मानकर रस के गुण के अंतर्गत स्थान दिया और कांति गुण का वर्णन करते हुए रस से युक्त माना? तो वो थे आपके वामन। अगर आपको क्वेश्चन इतना पढ़ना नहीं है तो आप ये कीवर्ड समझिए कि काव्य की आत्मा रीति को किसने काव्य की आत्मा माना था? तो वो आपके आचार्य वामन थे। उसके बाद आचार्य रुद्रत ने शांत रस का स्थायी भाव किसे माना? तो सम्यक ज्ञान को। उसके बाद रस को ध्वनि के साथ युक्त करने का श्रेय आनंदवर्धन को जाता है। रस को ध्वनि के साथ युक्त करने का जो श्रेय जाता है वो आपके आचार्य आनंदवर्धन को जाता है। उसके बाद भोज ने 12 रसों का विवेचन किया, जिसमें 4 नवीन हैं: प्रेयस, शांत, उदांत और ध्वत। उसके बाद भोज ने रस का मूल किसे माना है? तो अहंकार को। ये अलंकार। वाक्यम रसात्मक काव्यम, ये आपके विश्वनाथ जी का कथन है। आचार्य शुक्ल ने काव्य की आत्मा किसे माना है? तो रस को। उसके बाद भट्ट लोलक ने रस की अवस्थिति किससे मानी है? तो अनुकार्य ने। उसके बाद किस आचार्य ने रस सूत्र की व्याख्या के संदर्भ में काव्य में 3 शक्तियों की कल्पना की है? तो वो आपके अभिधा, भावकत्व और भोजकत्व, यानी भट्टनायक ने। किस आचार्य ने रस सूत्र की व्याख्या के संदर्भ में काव्य की 3 शक्तियों की कल्पना की? अभिधा, भावकत्व और भोजकत्व, तो आपके भट्टनायक ने। उसके बाद आगे बढ़े तो अभिनव गुप्त रस को मानते हैं व्यंग। उसके बाद आगे बढ़े तो किस आलोचक के मतानुसार साधारणीकरण कवि की अनुभूति का होता है? किस आलोचक के मतानुसार साधारणीकरण कवि की अनुभूति का होता है? तो डॉक्टर नगेंद्र का। भारतीय काव्य शास्त्र में भावक से अभिप्राय है सहृदय या आलोचक से। उसके बाद भावक या सहृदय के कितने प्रकार हैं? तो 4। उसके बाद विभाव। उसके बाद देखिए कि विभाव के कितने भेद हैं? तो आलंबन और उद्दीपन, ये 2 भाग हैं। आलंबन विभाव के 2 भेद हैं। क्या क्या? आलंबन और आश्रय। सात्विक अनुभाव की संख्या कितनी है? तो 8 है। सात्विक अनुभाव की जो संख्या है वो आपकी 8 है। उसके बाद आचार्य शुक्ल ने विरोध और अविरोध के आधार पर संचारियों के कितने वर्ग किए हैं? तो वो 4 किए थे। उसके बाद तो आज के लिए बस इतना ही। इसी तरीके से बने रहें चैनल पे और इसी तरीके से हम रिवीजन करवाते रहेंगे। आप लोग सिर्फ सब्सक्राइब कर लें। को मूल रस किस आचार्य ने? धन्यवाद।